अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज के शो में हम बात करेंगे बजट के हवाले से, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और साथ साथ बात होगी IMF के हवाले से। और सारे टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट सीनियर लॉयर अनवर काशिम मुमताज़। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक सर। शो को हवा में आप उड़ी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं उड़ी और बहुत तेज हवा चल रही थी और आंधी भी चल रही थी और अभी भी कह रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पे जो है वो वक्फे वक्फे से ये हवा जरूर, हाँ बिल्कुल सबको अपना अपना ख्याल रखना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ हुकूमत की पहली एमनेस्टी स्कीम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। इसी हवाले से काला धन और बेनामी असासे रखने वालों के लिए आखिरी मौका होगा। ताजिर बरादरी कहती है छुपा हुआ पैसा वापस आएगा तो मुआशी पहिया तेजी से घूमेगा, सनत और हरफत सबको फायदा होगा। इस पर रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तहरीक इंसाफ की पहली एमनेस्टी स्कीम तैयार कर ली गई। ये स्कीम टैक्स चोरों और बेनामी असासे रखने वालों के लिए आखिरी मौका है। अगर सरकार का चोरी शुदा पैसा है, सरकार से चुराया गया पैसा है, तो उसकी तो किसी सूरत भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के पास पैसा है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो मुल्क से बाहर पड़ा है, मुल्क के अंदर पड़ा है, उस पैसे का कोई अच्छा फार्मूला बना के उसको डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है। और कोई ऐसा फार्मूला कि ये काबिल अमल भी हो। उससे अगर हमने एमनेस्टी स्कीम देनी है तो उस एमनेस्टी स्कीम का जो फार्मूला है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें फिर दोबारा एमनेस्टी स्कीम देने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम देनी है तो वो एमनेस्टी स्कीम कोई 15-20 दिन, महीने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होना चाहिए। इस स्कीम से जनवरी 2000 से अब तक के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके अहले खाना बहन भाई फायदा नहीं उठा सकेंगे, जबकि फायदा उठाने वाले अफराद को टैक्स गोशवारे भी जमा करवाना होंगे। बेनामी असासों पर 10%, बैरून मुल्क रखे असासे जो पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे उन पर 5% और दीगर असासों पर 7.5% टैक्स देना होगा। इस वक्त जो ब्लैक इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, उसको अगर पाइपलाइन में लेके आना है तो एमनेस्टी के अलावा कोई आपके पास इसका इलाज नहीं है, मैं कहूँगा। और इसके आने से ये होगा कि वो ब्लैक इकोनॉमी वाइट में आ जाएगी। देखिए, मैं कहूँगा छुपा हुआ पैसा बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए पाइपलाइन में, सर्कुलेशन में पैसा आ जाएगा। देखिए इस वक्त लोगों ने पैसा दबा के रखा हुआ, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अब हमारे जो है हर चीज़ एक्सपोज्ड है। ताजिर बरादरी का कहना है कि स्कीम से मुल्क कौम सबको फायदा होगा, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत की पहली और आखिरी स्कीम हो। इतना पैसा मार्केट के अंदर आ जाएगा और इंडस्ट्रियां भी लगेंगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, बेकारी भी खत्म होगी। क्योंकि अभी जो ये खौफ है लोगों में और लोग काम नहीं कर रहे, तो वो खौफ भी खत्म हो जाएगा, लोग खुल के काम कर सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त होगा कि जब आप तमाम चैम्बर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उसके अंदर बड़ी एसोसिएशनों को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी तजावीज़ के मुताबिक वो एमनेस्टी लेकर आएंगे। याद रहे वजीर खजाना असद उमर कह चुके हैं कि नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम वफाकी बजट से पहले मुतारिफ कराई जाएगी। ताजिर और सनतकार कहते हैं नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम से सबको फायदा होगा, मईशत तरक्की करेगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखिए अनवर साहब, जिस तरीके से अब इस रिपोर्ट में भी यही कह रहे हैं कि जो एमनेस्टी स्कीम आएगी और जिसका शोर मचा हुआ है अब उससे कोई फ़ायदा भी हासिल हो सकेगा, या जिस तरीके से आप कहते हैं कि एमनेस्टी लेकिन फिर भी टारगेट्स मीट नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसने अपने 2019 के जो उसका पब्लिकेशन आने वाली थी उसका कवर पेज ब्लैंक किया था, बिल्कुल ब्लैक था। अच्छा। तो और ये उसका था कि ये कैसा रहेगा 2019, जिस उस मैगजीन में प्रोडक्शंस भी होती हैं, लोगों की आरा भी होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2019 में दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। तो पाकिस्तान भी उसी तरह की सूरत हाल फेस कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान में अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, अशिया खुर्दनोश बहुत महंगी हो गई है, लोगों के पास जो है दस्तरस से बाहर निकलती जा रही है खरीद करने की जो ताकत होती है वो, और टैक्स के रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट नहीं हो रहे। सही। तो अब एमनेस्टी का भी शोर हो रहा है और वो ये लग रहा है कि अभी आई। सही। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो आम आदमी है पाकिस्तानी वो परेशान है।
आम आदमी परेशान है। बिल्कुल। और हमें फिक्र, हमें हुकूमत को सबको फिक्र उसी की होनी चाहिए, क्योंकि वही पाकिस्तान की असल ताकत है। सही, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अब एमनेस्टी अगर लानी है तो मैंने जो हम बात करेंगे एमनेस्टी की, उस पर क्या एमनेस्टी में क्या वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लेके आए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस जो कि फिर सेटल डाउन हो। डस्ट सेटल नहीं हो रही है। देखिए लास्ट एमनेस्टी आई थी, अब जो है दुनिया चेंज हो जाएगी, अब पाकिस्तान बिल्कुल, तो डस्ट सेटल नहीं हो रही। और ये इसमें बड़ी विजडम की ज़रूरत है, इसमें बड़ा एक दूरअंदेश डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टैक्स रेट कम हो और अक्रॉस द बोर्ड सब पे लागू हो, सब पे लागू। ये बेसिक एजेंडा होना चाहिए। और फिर उसके सब एजेंडाज जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से अब हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि हम हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम जैसे कि आप एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात करें, वहीं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा कि असद उमर चुटकी बजाकर तो हालात ठीक नहीं कर सकते हैं, तो टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि अभी जो इनिशियल स्टेप लिए जा रहे हैं वो इतने बेहतर हैं कि आवाम मुतमईन हो रही है उन स्टेप से, या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? देखें, बात यह है कि ये बात तो हमें भी पता है कि चुटकी बजा के इकोनॉमी जो है बेहतर नहीं की जा सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही, लेकिन ये आम जिसको भी थोड़ी बहुत समझ है इकोनॉमी की, उसको पता होना चाहिए। लेकिन IMF के पास अगर आप आज जा रहे हैं तो IMF के पास अब जुलाई में क्यों नहीं गए? राइट, ठीक है ना। अगर आपको ये था कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी चीज़ें, ये एड्रेस हो जाएंगी चीज़ें बगैर इकोनॉमी की, तो ये आपका इशू है, क्योंकि आप इसको टेक केयर कर रहे हैं। सही। तो आपने जवाब देना है इस बात पे। ये बात नहीं है कि आप ये बात कहेंगे, जनरल फ्रेजेस यूज करेंगे, चुटकी बजाते या एकदम छड़ी घुमाते हुए जो चीज़ें सही हो जाएंगी। बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके पास जब चार्ज आया, आपने उस वक्त डिसीजन लेने थे। उन डिसीजन में अगर आपसे कोताही हुई है तो यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर आपको पब्लिक को आंसर देना होगा। अच्छा, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात है, जो नई एमनेस्टी स्कीम है इसके खदोखाल क्या है? देखिए, जो डॉक्यूमेंट के जो मैंने अगर देखा जाए बुलेट पॉइंट्स या उसके जो मेन पॉइंट्स देखे हैं, तो ये सेंसिबल एक एमनेस्टी स्कीम आ रही है। अच्छा, ठीक है। ऑल्दो के 1 साल पहले भी एमनेस्टी स्कीम आई थी, उस वक्त मुझे कुछ इतराज़ात थे। मैं उस वक्त एमनेस्टी स्कीम को मैं एमनेस्टी अगेंस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कह रहा था कि उसमें उन्होंने कहा था कैश हैंड दिखा दें और आप उसको बैंक में डिपॉजिट ना करें, जरूरत नहीं थी। इस साल उन्होंने उसको एड्रेस किया है। इसी तरह बैंक अकाउंट की उन्होंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस दिखा दें। अब उन्होंने कहा क्रेडिट एंट्रीज को आप टोटल करके उस पर टैक्स दें या पीक अमाउंट पे टैक्स दें। तो ये सेंसिबल बात है, लेकिन अब लोग कितने आएंगे, ये एक सवालिया निशान है। हुकूमत कितना इस पे काम कर सकती है कि लोग जो एमनेस्टी को ऑप्ट करें, और उस पे क्या काम करना चाहिए, हम अभी आप इस पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि इस पे मजीद क्या काम हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अब जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है वो सेंसिबल एमनेस्टी स्कीम आ रही है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। नाउ आज शो में हम बात कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, बजट के हवाले से और IMF के हवाले से। डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद हसन ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शाहिद साहब, अनवर काशिफ बात कर रहा हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद बात। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। एमनेस्टी स्कीम का चर्चा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कम से कम पाकिस्तान ने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी। वो ये कि दुनिया के किसी मुल्क ने इस मुद्दत में इतनी ज्यादा एमनेस्टी नहीं दी और इतनी कम शरह पर। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने बताया था कि जी बहुत से नाजायज दौलत से बनाई हुई प्रॉपर्टीज जो मुल्क के बाहर हैं और बहुत से खाते, उनकी तफसीलात हमें मिल गई हैं। इस हुकूमत के आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था FIA की जानिब से कि बहुत सी असासे जो नाजायज थे और बाहर हैं, उनकी तफसीलात, मेरे टेलीफोन नंबर हमारे पास है। ठीक है। अब उनसे रिकवरी करने के बजाय जो सारी तफसीलात भी आ गई और आप उनको एमनेस्टी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपने सब कुछ किया, लूटी हुई दौलत है, तो उसको तफसील आ गई तो आप उस पर हाथ डालें। ये एक तो सवालिया निशान ये है। दूसरा ये था कि एक मैं आपको बुनियादी मईशत का उसूल बता दूं। ये जो हमारे 1 दर्जन से ज्यादा टैक्स एमनेस्टी आई, वो तमाम नाकाम हो गई। उसकी वजह यह है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की कामयाबी की पहली शर्त यह है कि आपकी मईशत दस्तावेजी हो।
और काला धन जो है नया ना पैदा होता हो। ठीक है, और काले धन उसको आप पहले उसको प्लग करें, उसके बाद एमनेस्टी लेके आए। क्या खूबसूरत बात की आपने। एग्जैक्टली भाई, बोतल से आप घर से भरते हैं, अब जो नीचे से वो जा रहा है, तो पहला काम है, अगर जो आपने प्लग का लफ्ज बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, आप मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते, काले धन को सफेद होने, काले धन के पैदा होने को नहीं रोकते और काले धन को सफेद होने देते हैं, सरमाए के फरार को भी होने देते हैं, तो फिर तो जो वो तफसीलात आपके पास आई थी जिनको आपने पकड़ना था, उनको आप एमनेस्टी दे रहे हैं। एक और अहम बात आपको याद होगी कि जो अप्रैल में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसके बाद FDR के चेयरमैन ने कहा था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उससे आइंदा नस्लें भी रोएंगी। लेकिन ये बातें देखें शायद साहब, ये बातें तो हम सुनते रहे हैं और हम इसकी सही तरह से जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ती हुई देखते भी रहे हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि आज फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी खुशाइन बात कर रही है कि एमनेस्टी आ जाएगी तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। कंसल्टेंट्स जो हैं, एडवाइजर्स जो हैं, वो टैक्स वो कह रहे हैं कि जी एमनेस्टी आनी चाहिए, हुकूमत कह रही है। तो ये क्यों है ऐसा? मतलब हर आदमी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, क्या वजह, आपके ख्याल में क्या वजह है स्कीम? देखिए, बुनियादी बात यह है कि माजी की हुकूमतें हो, मौजूदा हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो, सिविलियन हो, उनका कौमी दौलत लूटने वालों का, टैक्स चोरी करने वालों का, कर्जे गलत तरीके से बैंकों से माफ कराने वाला, कौमी दौलत के बाहर भेजना, इन सब के दरमियान एक आमी तौर पर एक गठजोड़ मौजूद रहा है, वरना कोई वजह नहीं है कि हम इन चीजों पर काबू ना पा सकें। अगर गठजोड़ हो तो फिर तो कभी भी नहीं हो सकता। सही है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बनाया है, दुनिया के किसी मुल्क ने 2 से 5% पर एमनेस्टी नहीं दी, भारत ने 45। इमरान खान साहब को आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि जो इससे फायदा उठा रहे हैं अप्रैल वाली एमनेस्टी से, मैं वापस आके उसकी तहकीकात करूंगा, उनका रिकॉर्ड पर है। अब उन्होंने 22 जनवरी 19 को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने 22 जनवरी 2019 कि जो पिछली एमनेस्टी से फायदा उठाया था, FBI ने कुछ लोगों को नोटिस इशू किए, वो रोक दें, वो वापस लें, उनकी तहकीकात नहीं होगी। फिर एक ये हुआ कि जो ऑफशोर डिपॉजिट लूटी हुई दौलत के बाहर गए हैं, ऑफशोर में पड़े हैं, इस हुकूमत ने वो भी कहा कि जी वो डालाएं और यहाँ पर असेसमेंट में जो है कमिश्नर कर देगा, वो पैसे भी बाहर ही रह गए। तो ये तो लूटी हुई दौलत को लाने की नसीब भी हो गई, जैसे माजी में होती रही थी। एमनेस्टी भी को 1.5 दर्जन आ चुकी है, ये एक और आ गई, और काला धन पैदा होता रहेगा, ये आती रहेंगी। तो अगर हर 2 साल के बाद आपने यही करना है कि 1 साल के बाद, अब तो 1 साल के बाद हो रहा है, तो ये तो ख्वाब व ख्याल होगा ना कि मईशत दस्तावेजी हो, 8,000 अरब रुपए जो उन्होंने टैक्स वसूली का प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके मैं तो ये समझ रहा हूँ, फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को खत्म कर देना चाहिए, एमनेस्टी टैक्स ऑर्डिनेंस कर देना चाहिए। बिल्कुल कर दें, बल्कि डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दें, कह दीजिए 2 साल के बाद एमनेस्टी दे दिया करेंगे, अभी आप कुछ दे दें। तो ये तो मतलब हमारा मुल्क पीछे रह जाएगा। मैं आपसे आज ये कर रहा हूँ कि पिछले 30 साल से हमारा ग्रोथ रेट जो है श्रीलंका। इस सूरत में अब आप क्या कहते हैं, आप इस वक्त क्या करना चाहिए हुकूमत को, या अगर कोई आपकी कोई उनको सजेशन हो इस वक्त? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल तो ये था कि भाई आपने टैक्स एमनेस्टी अप्रैल की दी थी, वो जुलाई में खत्म हो गई। अब जो डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं बाहर की, उनके ऊपर आप हाथ डालें। जो मुल्क के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, असासे हैं, जो टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, तो उनकी तफसील आपके पास है, उन पर हाथ डाल दें आप। और उससे मेरा कोई अंदाजा है कि 1,500 अरब रुपया हुकूमत को मिल जाएगा अगर उन असासों पर हाथ डालें जो नाजायज हैं, जिन्होंने पिछली टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया और मुल्क के अंदर मौजूद है। 1,500 अरब रुपया, कितने आपके मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करें, उस पर नोटिस इशू करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर नजर आ जाएंगे। इस एमनेस्टी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पूरी तरह ये डॉक्यूमेंट कर पाएगी इकोनॉमी को? नहीं, ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करने के लिए तो है नहीं ना जी। ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंट पहले तो पिछली जो 12-15 आई, यही तरीका था ना कि भाई आप एमनेस्टी ले लें और उसके बाद फिर भी अंडर इनवाइसिंग करते रहें, फिर भी ओवर इनवाइसिंग करते रहें, फिर भी काला धन क्रिएट होता रहे, कैश सेल्स होती रहे, इनकम असेट्स बनाते रहे। तो वही खेल अब फिर शुरू हो गया जो 25-30 साल 40 साल से हो रहा है। शायद हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। आपने देखा ये बिल्कुल एमनेस्टी के हवाले से बात करें, कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन करें और कितनी भी एमनेस्टी स्कीम्स आ जाएं, एटलीस्ट ऐसी एमनेस्टी स्कीम तो हो जिससे लोगों को बेनिफिट मिले और तमाम तर मसाइल भी हल हों। तो जिस तरह हम एमनेस्टी स्कीम की बात करें अनवर साहब, तो ये गेम चेंजर साबित होगी अगर जो नई स्कीम आ रही है। देखिए, कुछ हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि जो डेटा आपके पास है वो लोगों को आपको कन्फ्रंट करना चाहिए। सही, ठीक है। देखिए, एक होता है रियलिटी चेक,
रियलिटी चेक जब तक आप नहीं करेंगे, लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो जब हुकूमत को उनको ये नहीं डर होगा कि इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो हैं वो एमनेस्टी अवेल नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर भी एमनेस्टी जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि 500 अरब आएंगे उससे, जबकि उससे 123 या 124 अरब आए थे। तो वो जो सूरत हाल है वो आज भी हो सकती है, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा और भी लोग ये हो रहा है कि एमनेस्टी को लोग अवेल नहीं करेंगे। और दो के बिजनेसमैन, और आपने देखा कि अभी हमारी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जी होना चाहिए और इसमें पैसा इनफ्लो करेगा, लेकिन इवन देन ये खदशा है। तो मेरे ख्याल में जिनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करें, उनको नोटिस जरूर दें, ताकि उनको ये पता हो कि आप FBI के पास मेरा डेटा है, तो वो एमनेस्टी को प्रॉपर्ली अवेल कर सकें। मजीद भी डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के कानून के हवाले से कि इसमें कौन से सेक्शन का इस्तेमाल जो है वो मैल प्रैक्टिस का बायस बनता है। लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। ना आज हम बात करें एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, साथ साथ टैक्स कानून की भी बात करेंगे। सर, टैक्स कानून में कौन से सेक्शन का इस्तेमाल मैल प्रैक्टिस का बायस बनता है? देखिए, आजकल एक टैक्स कानून में एक सेक्शन है 122(5)(a। अच्छा। और वो एडिशनल कमिश्नर को उस पर डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी को भी वो नोटिस इशू कर देता है, और ये नोटिस ऐसा होता है कि जिससे वो आपका रिकॉर्ड भी मंगा सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकते हैं। जबकि ऑडिट के लिए एक अलग सेक्शन है जहाँ पे FBI गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लिया है कि 3 साल में एक दफ़ा आपका ऑडिट होगा। अच्छा। लेकिन 122(5)(a) उसको रिवीजन सेक्शन कहते हैं, और वहाँ पे कंडीशंस हैं कि या तो आपने कोई आपका चोरी हो, मतलब गलत टैक्स दिया हो, या आपका जो भी आपका रिटर्न है वो गलत हो, जब आपको दिया जाता है। लेकिन वो हर केस में दिया जाता है, और इससे फिर वो जब लोगों का कांटेक्ट होता है तो फिर वो जो आपको पता है कि ग्रीजिंग ऑफ पाम होता है, और वो उसके ज़रिए जो है ये एक बाजार गर्म है। तो ये जो 122(5) है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये पहले होता था जब 79 का ऑर्डिनेंस था। अब 2001 के कानून में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस साल जो बजट आ रहा है इसमें ये एक ऐसा ये सेक्शन है, इसको इसमें हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अंजुम निसार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजू भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपसे बस यही बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल चल रही है इकॉनमी की, IMF के साथ बेल आउट प्लान है, उसके बाद एमनेस्टी स्कीम है, और फिर वीज़ा बजट भी अक्रॉस द कॉर्नर है, तो क्या बिजनेस कम्युनिटी कैसे देख रही है इकॉनमी को इस वक्त? आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है इस मामले में। देखिए, पहले तो शुक्रिया आपका, लेकिन जहाँ तक पहले इकनॉमी का ताल्लुक है मैं उससे आपको बात करूँ। इकनॉमी की सूरत हाल तो जो भी आप खुद इससे बहुत ज़्यादा, मैं आपको चूँकि आप बहुत दफ़ा आपके चैनल पे आ चुका हूँ, और इकनॉमी की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, और कोई भी सेक्टर इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाहे आप एक्सपोर्ट्स को देख लें, 30% डिवैल्यूएशन करने के बावजूद, 1700 अरब अपने पे कर्जा चढ़ाने के बावजूद आज ये हालत है कि एक्सपोर्ट में मुश्किल से, आपने कहा मार्च में तो बल्कि इनफैक्ट ये पूरा 11% एक्सपोर्ट्स पीछे गई है के बजाय बढ़ते, और 1% टोटल नेट ग्रोथ है, यानी जो 23 अरब डॉलर पिछले साल की थी, शायद जब ये साल क्लोज करें तो 23 अरब डॉलर से भी एक्सपोर्ट हमारी कम हो, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है कि हमने अपने पे कर्जा चढ़ा दिया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। सेकेंडली, आप देखेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, 80% ऑफ GDP हम कहते हैं, उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। इंपोर्ट्स हमने जरूर कर्टेल किए हैं, विच इज अ गुड साइड, लेकिन इंपोर्ट्स कर्टेल कर देना या कम कर देना किसी, अगर ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होता। कि आपकी इस बार देखा, आप जो डेटा आया, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अंजुम भाई ये जो आज की कंडीशन है, इसमें आपके ख्याल में, आपका एक्सपीरियंस है, तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है अंजुम भाई? देखिए, एक्सपोर्ट तब बढ़ती है कि एक्सपोर्ट का कल्चर क्रिएट करना होता है। आप कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी होती है, और आपको अपने मुल्क का ब्रांडिंग और परसेप्शन अच्छा करना होता है। और जब आपके बाहर के इदारे आपको नेगेटिव रेटिंग दे रहे हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो, वो जो आपको कह रहे हो कि ग्रोथ रेट कम है, फिर आपके अंदर ट्रैवल एडवाइजरी हो पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए कि आप पाकिस्तान सफर करना मुश्किल हो, बाहर का यहाँ तो आना बहुत मुश्किल है, बाहर जब जाना चाहते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए वीजों की मुश्किलात हैं, हमें अपनी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए जैसे कि दूसरे ममालिक इस रीजन में कर पाए हैं। आज ये अफसोस की बात है कि बांग्लादेश जिससे हंसते थे, कहका लगाते थे कि शायद ये कभी ना आगे बढ़ पाए, उनकी एक्सपोर्ट हमसे 100% ज्यादा होने जा रही है 2020 तक।
इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट $40 अरब। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ब्रांडिंग का मसला है, क्वालिटी भी हमारी बांग्लादेश से नीचे है? हाँ, हमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह है बिजली, गैस, एनर्जी सेक्टर, लेबर, और फिर लेबर एफिशिएंट होना, फिर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत लिमिटेड है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टोटल 10 बड़े आइटम्स, बल्कि 5 बड़े आइटम मिलने तो वो एक्सपोर्ट्स का 80% बच जाता है, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल गुड, ले दे के यही आइटम है। हम कोई नई एक्सपोर्ट गुड्स क्रिएट ना कर सके एक्सपोर्ट्स मार्केट्स के लिए, और इसी तरह नंबर ऑफ डेस्टिनेशन भी बहुत कम है। टोटल 10 मुल्क हैं जो बड़े, जिनमें हमारी 80% एक्सपोर्ट जाती हैं। हम नई मार्केट्स क्रिएट नहीं कर सके। जहां तक आपने बात की इकोनॉमी के अलावा के IMF से आपने बात की, आपने ये अभी एमनेस्टी स्कीम की बात की। देखिए, IMF के बाद जाना पहले दिन से ही हम समझते थे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मुल्क के हालात है, जब आप IMF में जाते हैं उसके कुछ नुकसान है। आपके ख्याल में हुकूमत ने लेट किया है मतलब जाना? हमें चले जाना चाहिए था। गवर्नमेंट का बहरहाल अपना डिसीजन है, वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो हकाई पे बैठे होते हैं। लेकिन देखें, आज हम जा रहे हैं कुछ माह के बाद, ये बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी इज अ किलिंग थिंग। जहाँ भी अनसर्टेनिटी होगी वो बिजनेस को डैमेज करेगी। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, चाहे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, ये हमें जल्दी चले जाना चाहिए। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि करेंसी में प्रेशर पड़ा, अनसर्टेनिटी बढ़ी, उसका आपने असर ये GDP आपने देखा ओवरऑल, और फिर खास तौर से आपने इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलते हैं जो हमने मैसिव डिवैल्यूएशन की, जिसका रुपये पे प्रेशर पड़ा, वो कुछ 40 लाख अफराद पॉवर्टी लेवल में दोबारा चले गए। हमारी GDP बढ़ गई और चीजें बढ़ गई, और हमारा GDP का साइज जो 320 अरब था वो कम होकर $285 अरब रह गया। तो ये इतने अच्छे स्टॉक मार्केट में लॉसेस किए हैं। सही है, लेकिन अब ये जो ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब ये जो एमनेस्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रही है, और जो जिसका एक पिछले हफ्ते से बहुत बात हो रही है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इससे कोई एक्सचेकर में पैसे आएंगे, कन्वर्ट होंगे कुछ? देखिए, एमनेस्टी स्कीम हमारा ये कहना था, चूंकि पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो लास्ट एमनेस्टी भी दी गई थी वो इतनी कामयाब नहीं हुई, तो हमने इसी गवर्नमेंट से बिल्कुल ये कहा है, बिजनेस कम्युनिटी को, आप वन टाइम जो लास्ट आप एमनेस्टी अगर देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर्स को इजाफा करना चाहते हैं, और सब अपने पेपर्स को, सबको चाहिए कि पाकिस्तान में अब सबसे तो आप क्या समझ रहे हैं, ये एमनेस्टी स्कीम ऐसी होगी कि लास्ट टाइम वाली होगी? नहीं, इसलिए होना पड़ेगा, इसका हल नहीं है। तो फिर तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम 4-6 महीने बाद दोबारा इंडस्ट्री में चले आए, तो फिर तो उन लोगों को मौका मिलेगा जो टैक्स नेट में नहीं है, वो तो कहेंगे हम हर 6 महीने फायदा उठा लेंगे। तो ये लाजमी तौर पर गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए, दिस इज फाइनल एनएफटी स्कीम, इसके बाद नहीं आनी चाहिए, चाहे रूल बनाना पड़े, चाहे किसी तरीके से। और इसका फायदा क्या होगा, इसमें जो आम लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे उनको टैक्स नेट में लाएं, और ये गारंटी दी जाए कि उनको हैरास नहीं किया जाएगा। नहीं तो आप ये जो एक प्रपोजल ये आ रहा है कि लोग जिनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, पहले उनको नोटिस दें और फिर एमनेस्टी लेके आए, ताकि लोग अवेल करें। इसलिए कि लास्ट ईयर भी यही था कि बहुत लोग अवेल करेंगे, लेकिन वो अवेल नहीं कर सके बहुत लोग। नहीं, आपकी बात जायज है। नोटिस मसला क्या है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फैक्टर। अब अगले 6 हफ्तों में हम ये एमनेस्टी स्कीम नहीं लाते, क्योंकि आपने देखा इसका लिंक FBI रेवेन्यू से भी है। FBI का रेवेन्यू इसका 300 बिलियन के करीब कम है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए में 150 से तकरीबन 300, डिपेंडिंग ऑन द एमनेस्टी रेट स्कीम, आप रेट क्या देते हैं। और इसमें आप चूंकि 2 चीजें, एक तो प्रॉपर्टी के अंदर जब बहुत अरबों में ट्रिलियन रुपीज में पैसा पड़ा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू और हकीकत वैल्यू में बहुत फर्क है। जो मार्केट वैल्यू कहते हैं, तो जी सर। तो आपके ख्याल में ये एमनेस्टी लानी चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम कह के लानी चाहिए, और उसको हुकूमत को पॉइंट बनाना चाहिए कि ये इसके बाद फिर ये एमनेस्टी स्कीम ना आए? बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। नहीं तो इसका नतीजा, जब अगर लोगों की उम्मीद भी होगी कि आइंदा फिर एमनेस्टी स्कीम अगले साल आ सकती है, तो इस स्कीम में फिर दोबारा लोग बहुत बस आखिरी सवाल सर आपसे कि ये जो आप इकोनॉमी का हाल देख रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि आपके तर्जुमे में कब तक सेटल डाउन हो जाएगा, और क्या IMF के साथ जो प्लान, जो टर्म्स डिसाइड हो रहे हैं, इसके बाद चीजें बेहतर होंगी? देखें, मैं तो पहले जो आपने मेरे जाती पूछे तो मैं अगले 1.5-2 साल पाकिस्तान को इकोनॉमी के हवाले से मैं कोई बहुत अच्छे दिन पॉजिटिव नहीं देख रहा। अच्छा। लेकिन जहां आप IMF की बात करें, IMF में जाने का मैं ये फायदा होगा कि कंट्री में करेंसी के अंदर आपके इकोनॉमिक सूरत में एक स्टेबिलिटी आएगी, और जो दूसरे आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें ADB, वर्ल्ड बैंक, वो IDB भी, ये सब तब आएंगे जब IMF के पास आप जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे बात। देखा आपने क्या वो ये कह रहे थे कि IMF के पास जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो टाइमिंग का इशू है, जाना चाहिए था और पहले जाना चाहिए था। फिर एमनेस्टी के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो
देखते हैं अब क्या हुकूमत किस तरह इसको लेके जाती है। लेट्स सी। और वो ये बात भी बड़ी जबरदस्त कर रहे थे कि जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है बिजनेस के लिए ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इतना अनसर्टेन होना बिल्कुल। हाँ, अगर बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसको प्लान करना पड़ता है, अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आती। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि टैक्स के कानून में विद होल्डिंग्स में 50 से ज्यादा प्रोविजंस हैं, इनका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? देखिए कैश फ्लो हट करते हैं, मतलब बिजनेसमैन को अगर 100 रुपए का बिल है तो उसका 10% करके मिलेगा तो 90 रुपए उसको मिलेंगे। सही। अच्छा, ये लाए गए थे डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है। 1991 में लाया गया, ये लाए गए थे डॉक्यूमेंटेशन, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं, तो ये गवर्नमेंट ने रेवेन्यू मेजर्स बना लिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके रेट कम करें और इसकी मुख्तलिफ सेक्शन से इसको रिमूव करते जाएं। बिल्कुल, इसके रेट कम करने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने वाला है और बिल्कुल आप कंक्लूजन दे दीजिए शो के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आजकल ये बात बड़ी जोर से हो रही है कि टैक्स फाइलर और नॉन टैक्स फाइलर का बड़ा एक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शर्त लगाई हुई है ये बहुत अच्छी है, इससे डॉक्यूमेंटेशन होगी। कुछ लोग कहते हैं इससे इकॉनमी में जमूद तारी हो गया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की महंगाई के मसाइल ये कभी भी बेहतर नहीं होंगे। और ये जब बेहतर होंगे जब आपका माइंडसेट चेंज होगा, जब आप ये सोचेंगे कि ये मैं टैक्स अपने मुल्क के लिए दे रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, आप हैं पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो आप अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। और जब तक ये इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, ये चैलेंजेस हम फेस करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो ये चैलेंजेस हम फेस करते रहेंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम अपना अपना टैक्स पे करें और लेट्स होप फॉर द बेस्ट की जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है उसमें मजीद अब क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि अनवर साहब तो कह रहे हैं बड़ी सेंसिबल एमनेस्टी स्कीम आ रही है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, सो फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।